अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम हफ्ते बे रिवायत आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नावल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 26, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा रुबाब। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। नैना के बारहा दस्तक देने पर भी मीनू ने दरवाज़ा नहीं खोला था। उसे तशवीश होने लगी थी। एक दफ़ा तो उसने सोचा कि लाउंज में जाए और आप आंटी को बता दे, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने सोचा शायद वो आराम कर रही हो। और फिर उसने बालाज की तेज़ तबीयत और गुस्से के बारे में भी तो सुन रखा था, इसलिए उसकी हिम्मत ही नहीं हुई ऐसी बात सबके सामने कहने की। फुप्पो, मीनू तो आराम कर रही है, मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा। अगर कहती हैं तो उठा देती हूँ। नैना मायूसी से पलटी और लाउंज की तरफ कदम बढ़ा दिए। यहाँ उसने आपदा को मुखातिब करके मीनू के बारे में बताया। ठीक तो है ना, इस टाइम आराम कर रही है? शहाब साहब को थोड़ा अजीब लगा था कि वो शाम के टाइम आराम कर रही है। अब उसकी शादी हो चुकी है, उसे सबके साथ मिलकर बैठना और वक्त गुजारना चाहिए। जी अंकल, बस आज उसके सर में दर्द था तो शायद वो मेडिसिन लेकर लेट गई है। कहते हैं तो उठा देती हूँ। नैना ने उनकी बात पर नजरें चुराते हुए तौसी पेश की। नहीं नहीं, उसे आराम करने दें, बस हम भी निकलते हैं, अब फिर चक्कर लगा लेंगे। शहाब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे भाई साहब, रुके ना, असफी भी आता ही होगा और आप लोग भी खाना खाकर जाइएगा। आबदा और सफ़ीर ने बहतीरा कहा, लेकिन वो उन्हें वीकेंड पर आने का कहकर इजाज़त लेते ही वहाँ से उठ गए थे। नैना की जान में जान आई। उसने रात के खाने के बारे में आपदा से पूछा और बर्तन उठाए किचन की तरफ आ गई, लेकिन उसका जहन मीनू की तरफ ही लगा हुआ था। जब ही किचन में बर्तन रखते ही वो ऊपर अपने कमरे में आ गई। वो असफी को बताना चाहती थी, लेकिन उसका नंबर तो बंद था। असफी का नंबर क्यों बंद है? ना वो अभी तक लौटा है, ऊपर से मीनू ने भी खुद को कमरे में बंद किया हुआ है। पता नहीं आज दिन को वो कहाँ गई थी। जब से वहां से आई है ना तो खाना खाया है, बस तब से अंदर बंद है। खैर, मोबाइल नीचे ही ले जाती हूँ, खाना भी तो बनाना है। नैना खुद से बड़बड़ाते हुए किचन की तरफ कदम बढ़ा रही थी जब रास्ते में नाहिद बेगम आ खड़ी हुई। अब कहाँ जा रही हो तुम? उन्होंने तीखी निगाहों से उसे देखते हुए सत्कार किया। नीचे जा रही हूँ मामा, खाना बनाना है और किचन में थोड़ा काम भी है। नैना ने उन्हें इस तरह सवाल करते पाया तो जांचती निगाहों से उन्हें देखते हुए जवाब दे गई। क्यों, ऊपर दिल नहीं लगता अब तुम्हारा? और उनकी नौकरानी बन के उनके काम कर करके थकी नहीं हो जो फिर से नीचे जाने के लिए पैर तोड़ रही हो? आराम से ऊपर बैठो अपने कमरे में। तुम उनकी नौकर नहीं लगी हुई जो हर वक्त उनके कामों में लगी रहती हो। आ गई है ना उनकी बेटी, कर लेगी, तुम्हें अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नाहिद ने नखुवत से नीचे वाले पोर्शन में झांकते हुए कहा। मामा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? नैना तो उनकी इस तमाम गुफ्तगू पर हैरानी से उन्हें तके जा रही थी। मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो कहा है वो करो, जाओ अपने कमरे में। नाहिद ने गुस्से से उसके कमरे की जानिब शहादत की उंगली से इशारा करते हुए कहा तो वो ताज्जुब से सर झटकती अपने कमरे की तरफ आ गई। फिर से असफी का नंबर ट्राई करने लगी थी, लेकिन वो तो अभी भी बंद था। कश्यप को बता देती हूँ, खाना बना लेगी। फुप्पो क्या सोचेंगी, बताए बिना ऊपर जाकर बैठ गई है। पता नहीं कभी कभी मामा को क्या हो जाता है। नैना ने खुद से बड़बड़ाते हुए कश्यप के नंबर पर कॉल की थी। कश्यप, तुम खाना बना लो कि फ्रिज में गोभी पड़ी है। फुप्पो कह रही थी कि आज आलू गोभी बनानी है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। नैना ने बहाना तराशा। अब उसे क्या बताती कि उसकी मामा ऐसा नहीं चाहती हैं। ठीक है, आप आराम करें, मैं बना लेती हूँ। बल्कि आप लोग भी नीचे ही खाना खा लीजिएगा। कश्यप ने रसान से कहा तो जवाबन नैना की शर्मिंदगी में इजाफा हुआ था। उसने मजीद कुछ कहे बिना कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दी थी। कश्यप अपने कमरे में ही थी, लेकिन नैना का फ़ोन आते ही वो उठकर किचन की तरफ आ गई। असफी को होश आया तो खुद को एक कुर्सी से बंधे हुए पाया। उसने खुद को खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। कमरा नींद तारीकी में डूबा हुआ था। वो अकेला ही वहां मौजूद था, लेकिन बाहर से उसे आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कुछ लोग कार्ड्स खेलने में मसरूफ थे। असफी को उनकी बातों से यही अंदाज़ा हुआ। ए, दरवाज़ा खोलो, असफी ज़ोर से चिल्लाया था। अंदर से आती आवाज़ पर एक आदमी ने दूसरे की जानिब देखकर आंख से इशारा किया तो उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया था। बोल बे, क्या चाहिए तेरे को?
क्यों शोर मचा रहे ला? उस आदमी ने दरवाजा खोलते ही आंखों के इशारे के साथ साथ जबान का इस्तेमाल करते हुए सवाल दागा। खोलो मुझे, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो मुझसे? असफी ने फिर से हाथ आजाद करने की कोशिश की में कहा। पहली बात, अपन तेरे को नहीं खोल सकता। दूसरी बात, बॉस आ रहा है थोड़ी देर में, वही तेरे को बताएगा कि तुझसे क्या काम है। क्योंकि तेरे को हमारी बात तो समझ नहीं आती ना। हमने कितनी बार तुझे कहा था कि शराफत से मान जा, लेकिन तेरे को समझ ही नहीं आया। अब चुपचाप बैठा रहे। वो आदमी अपनी बात कहकर दरवाजा बंद करता मुड़ा ही था कि दूसरी तरफ उसे गैराज में अपना बॉस दाखिल होता दिखाई दिया। वो सब लोग कार्ड्स को छोड़कर अब उसके इस्तकबाल में खड़े हो चुके थे। कहाँ है वो? सामने से आते शख्स ने अंदर आते ही असफी के बारे में पूछा। वो शख्स सूटेड बूटेड था और क्लीन शेव के साथ गंदमी रंगत के साथ वाजबी शक्ल सूरत का हामिल था, जबकि उसके सामने खड़े चारों लोग शक्ल सूरत से ही भाड़े के गुंडे मालूम होते थे। सियाह रंगत, बड़ी सी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल और कसरती वजूद। सिगरेट नोशी के बाइस होठों का रंग भी चेहरे की रंगत से ही मुशाबहत रखता था। वो सब एक जैसे ही तो थे। उसके सवाल पर उसी शख्स ने सरहद से दरवाज़ा खोल दिया था और बॉस के इशारे पर असफी के सामने उसके लिए एक कुर्सी रख दी थी। मुझे आर्ट के कहते हैं। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में वो सब जानता हूँ जो शायद तुम खुद भी नहीं जानते होगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। देखो, तुम्हें पैसों की, जॉब की ज़रूरत है और हमें तुम्हारी। हम तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखेंगे और तुम्हें पैसों में तोल देंगे। बस हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो। उस शख्स ने असफी के सामने रखी गई कुर्सी पर बैठते ही टांग पर टांग चढ़ाए हुए कहा। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। फिर तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारे आदमियों ने फ़ोन पर मुझे यही सब कहा और ये जॉब ऑफर किया था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था। फिर ये सब क्या है? असफी ने उसकी आंखों में आंखें डाले हुए उससे साफ इनकार कर दिया। देखो, हमने तुम्हारी बीवी के एक्सीडेंट पर तुम्हें रकम की पेशकश की, तुमने ठुकरा दी। फिर तुम्हारी बहन की गुमशुदगी पे उसे बाजियाब करवाने की बात की, तुम तब भी खामोश है, क्योंकि तुम्हें हम पर यकीन नहीं था। लेकिन अनकरीब तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ने वाली है और वो ऐसा काम होगा कि जो हमारे सिवा कोई नहीं कर पाएगा। फिर तुम्हें हमसे कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। हम इंतज़ार करेंगे। ये लो मेरा कार्ड, इस पे मेरा कांटेक्ट नंबर है। राब्ता कर लेना जब तुम्हारा दिल बन जाए। उस शख्स ने अपने कोट की जेब से एक कार्ड निकाल कर उसफी की शर्ट की फ्रंट पॉकेट में डालते हुए कहा। मैं ऐसा घटिया काम नहीं करूँगा। तुम लोग मजलूम लोगों की जान लेते हो और चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे इस गलीज धंधे में तुम्हारा साथ दूँ, तो तुम्हारी भूल है। किसी और को ढूंढो। मैं ड्रग सप्लाई में कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। बल्कि अब तुमने एक और बार मुझे तंग किया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। असफी ने दुरुस्त लहजे में कहा ताकि वो उसका पीछा करना छोड़ दें। पुलिस की धमकी से हम लोग नहीं डरते। वो तो हम जैसे लोगों का ससुराल है, जहाँ हमारे लोगों का आना जाना लगा रहता है। हमारे कई आदमी इस डिपार्टमेंट में हैं, इसलिए इस धमकी को तो रहने ही दो। कोई भी यहाँ खुशी या शौक के तहत नहीं आता। सबको उनकी ज़रूरतें खींच लाती हैं और कुछ दिल जले जो ज़िंदगी से बेजार होकर इस काम में साथ देने के लिए मोमिन साबित होते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो। बहुत जल्द हमारे पास आने वाले हो, क्योंकि हम जो कुछ तुम्हारे मुतालिक जानते हैं वो तुम भी नहीं जानते हो शायद। तुम्हारी बीवी अभी भी तुम्हारे दोस्त से मिलती है। इसके अलावा भी वो सब जानते हैं जिसे तुम शायद अनजान हो। उस शख्स की बात करते ही एसपी ने गुस्से में उसकी कुर्सी पर पांव रखे हुए उसे पीछे की तरफ किक लगाई थी कि पीछे खड़े गुंडों ने उसे संभाल लिया था, वरना वो शख्स कुर्सी समेत फर्श पर गिरा होता। बकवास बंद करो अपनी। खोलो मुझे, फिर तुम्हें इस बकवास का जवाब दूंगा। एसपी गुस्से से धाड़ा था। यही गुस्सा चाहिए जो तुम्हें हमारी तरफ लाएगा। 2 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ, अच्छे से सोच लो। इसके बाद वो सब हकाइक तुम्हारे सामने रखूंगा जिनसे तुम अभी नावाकिफ हो। फिर तुम्हें हमारा हिस्सा बनना ही होगा। वो शख्स कोट झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। इसको खोल दो और जाने दो। वो शख्स अपनी बात कहकर निकल गया था, जबकि एसपी के तन बदन में आग लगा गया था। एसपी ने हाथों के आज़ाद होते ही उन्हें आगे पीछे मूव किया। उन्होंने एसपी की बाइक की चाबी, उसके डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल उसे थमा दिए थे। वो अपनी चीज़ें लेते ही एक कटीली निगाह उन पर डाले बाइक स्टार्ट करता वहां से निकल आया।
लेकिन उस शख्स की बातें उसके आसाब पर बुरी तरह से अंदाज हुई थीं, खासकर मीनू वाली बात। उसे नहीं पता था वो कैसे घर पहुंचा, लेकिन घर पहुंचते ही वो बाइक गैराज में लगाते ही लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। सामने कोई नहीं था। आबदा और कश्यप अपने कमरे में ही थी। नीचे से बाइक की आवाज़ सुनकर नैना भी कमरे से निकली। ना ही सामने नहीं थी, जब भी वो आंख बचाकर नीचे चली आई। असफी ने डोर नॉब को घुमाया, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन जवाब न दारुद और ना ही दरवाज़ा खुला। जब ही नैना भी वहां पहुंच चुकी थी, जो रूम की चाबी ले आई थी। मीनू ने कब से खुद को अंदर बंद कर रखा है। मैंने भी बहुत दरवाज़ा बजाया, लेकिन नहीं खोल रही। किसी को नहीं बताया कि सब परेशान होंगे। फिर तुमसे भी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा नंबर बंद था। तुमने आज इतनी देर क्यों लगा दी? नैना ने चाबी उसकी सिंध बढ़ाते हुए कहा। असफी को उसकी बात सुनकर तशवीश हुई, लेकिन वो कुछ ना बोला। दरवाज़ा खोला तो मीनू सामने नहीं थी। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स और बाइक की चाबी को मेज़ पर फेंका और सीधे से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दस्तक दी, लेकिन अब भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसने डोर नॉब पे हाथ रखे दरवाज़ा खोला तो वो खुलता चला गया। टैप खुली थी, जबकि मीनू दरवाजे से टेक लगाए आंखें मूंदे हुई थी। मीनू, मीनू! असफी ने उसके रुखसार थपथपाते हुए उसे हिलाया, लेकिन वो हनूस बैठी रही। उसने उसे बाहों में भरा और बाहर ले आया। नैना भी वहीं मौजूद थी। क्या हुआ है मीनू को? नैना ने हैरत में मुब्तला उसे देखकर पूछा। पानी लेकर आओ जल्दी से, असफी ने उसे बेड पर लेटाते ही नैना से कहा, जो अगले ही पल पानी ले आई थी। असफी ने पानी उसके चेहरे पर डाला, जबकि नैना उसके हाथ की हथेलियों पर मसाज कर रही थी। असफी ने अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल की थी, जिसका क्लिनिक करीब ही था। थोड़ी ही देर में वो पहुंच चुका था। मीनू को चेक करने के बाद उसने क्लिनिक से सामान मंगवाकर यहीं घर पर ही उसे ड्रिप लगा दी थी। इनका बीपी बहुत लो हो गया था, इन्हें आराम करने दें। इंशाल्लाह जल्दी बेहतर हो जाएंगी। कोशिश करें स्ट्रेस से दूर रहें और इनके खाने पीने का भी ख्याल रखें। डॉक्टर ड्रिप खत्म होते ही उठा। चंद हिदायत के साथ दवाइयों का पर्चा थमाते हुए असफी के हमरा अपना सामान लिए वो वहां से जा चुका था। मामा को कुछ नहीं बताना, तुम लोग परेशान होंगी। असफी डॉक्टर को छोड़कर लौटा तो नैना और कश्यप से मुखातिब था, जो मीनू को इस हालत में देखकर परेशान सूरत लिए खड़ी थी। फुप्पो तो आज तुम्हारी तरफ से भी परेशान थी कि तुमने कभी इतनी देर नहीं लगाई, और फिर डिनर पर भी तुम दोनों नहीं थे। मैंने ही पप्पू से कहा था कि मीनू असफी के साथ ही खाना खा लेगी, फिर उन्हें मेडिसिन दी और मुश्किल से सोई हैं, वरना अब ये सब देखकर मजीद परेशान हो जाती। नैना ने असफी की बात के जवाब में कहा। भाई, आपके लिए खाना ले आऊं? कश्यप ने सवाल दागा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, मीनू के लिए फ्रूट्स ले आऊं। की है मेरे पास, गेट ओपन कर लूँगा। तुम दोनों भी जाओ, अब आराम करो। असफी ने बाइक की चाबी उठाई और फिर से बाहर निकल गया, जबकि वो दोनों भी अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गईं। कश्यप ने लेटने के बाद जैसे ही मोबाइल उठाया तो देखा कि बालाज की बहुत सी मिस्ड कॉल्स थीं। कश्यप ने कुछ देर सोचने के बाद खुद ही उसे कॉल कर डाली। आपकी कॉल्स आई हुई थी, कुछ बात करनी थी आपको क्या? कश्यप ने पहली बार उसे कॉल की थी। समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहेगी, लेकिन कॉल रिसीव होते ही, जो कि दूसरे ही पल पे रिसीव कर ली गई थी, उसने बजाय सलाम दुआ के मुद्दे की बात की, जिसके लिए उसने कॉल की थी। बहुत जल्दी नहीं याद आ गया? पूछा। बालाज ने मसनूई खफगी का इजहार करते हुए सवाल किया। मैं आपकी तरह फारिग नहीं हूं ना आपकी तरह यहाँ मेरे आगे पीछे नौकर चाकर हैं। मुझे 100 काम होते हैं। आप बताइए क्या कहना था? कश्यप ने भी उसकी खफगी के जवाब में अच्छा खासा तंज से भरपूर जवाब दिया था। काम क्या होगा भाई, बात करनी थी अपनी बीवी से। बालाज ने सुकून से जवाब दिया, जबकि उसके रुखसार पर पल में ही सुर्खी छाने लगी थी। सुन रही हूँ, कहिए। कश्यप के लहजे की तेजी अब की मध्यम आवाज का रूप धार चुकी थी। मुझे देखकर तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे थे? मैं कोई जल्लाद तो नहीं हूँ? सब क्या सोचे होंगे? बालाज ने अब इस बाबत कश्यप की खबर लेना चाहिए। किसी जल्लाद से कम भी नहीं है। कश्यप की आवाज मध्यम हो चुकी थी। क्या क्या क्या? जरा फिर से कहना। बालाज ने उसकी बात पर चौंक कर पूछा, जो अब उससे डरने की बजाय हर बात कहने लगी थी। वो ही जो आपने सुना है। कश्यप ने उसकी तसल्ली के लिए जवाब दिया तो बालाज के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन अब तो नहीं रहा,
तुम्हारी मोहब्बत ने बदल दिया है मुझे। बाराज के लफ्जों की सच्चाई उसके मुस्तहकम लहजे से आया थी। और अगर फिर से बन गए तो? कश्यप ने एक हाथ से फोन पकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ की लकीरों को तकते हुए उसने सवाल किया। तुम नहीं बनने देना? ये सब अब तुम्हारे इख्तियार में है। नहीं बनने दोगी तो फिर कभी नहीं बनूंगा। बालाज भी अपने बेड पर बैठा उससे महवे गुफ्तगू था, जो कुछ देर कबल कल होने वाली मीटिंग के लिए सामने फाइल्स और लैपटॉप खोले बैठा था। अब सब कुछ साइड पर करके उसने तमाम तर तवज्जो कश्यप की तरफ मबजूल की हुई थी। आप मेरी बात मानते ही कब हैं जो फिर से मेरी कहने पर नहीं बनेंगे? कश्यप के लहजे में भी शिकवे की रमक थी। हाँ, तुम्हारी खुद से दूर जाने वाली जो ख्वाहिश है वो मैं कभी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी आंखों में अपने डर को देखकर मैंने खुद को बदल लिया है कि तुम वैसा बालाज साहब डिजर्व नहीं करती, बल्कि मोहब्बत करने वाले बालाज को डिजर्व करती हो। इसलिए मैंने खुद को बदल लिया कि तुम्हारी आंखों में खौफ की बजाय मेरे लिए मोहब्बत होनी चाहिए। बस ये दूर जाने वाली बातें मत क्या करो मुझसे। खैर, अब 2 हफ्ते की ही बात है, लेकिन ये 2 हफ्ते भी मेरे लिए 2 सदियों के बराबर होंगे। नाहिद मोमानी के भाई अपने बच्चों की तो शादी करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारी शादी पोस्टपोन करवा दी। बालाज ने बात के आखिर में सर्द आह भरी। बहुत बातें बनाते हैं आप। कश्यप ने उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए कहा। ये कमाल भी आपकी हमसरी के बाद ही आया है, बालाज ने शरारत भरे अंदाज में कहा। सारे इल्जाम मुझ पर ही धरेंगे या खुद भी कुछ तस्लीम करेंगे? कश्यप ने भी पलट कर उसे टोका था। मेरा सबसे बड़ा कसूर मोहब्बत है। अब बाकी सारे कसूर तो उसमें मुब्तला करने वाले के ही ठहरे ना। बालाज ने खिलखिला कर कहा तो लम्हा भर को वो खामोश हो गई थी। अच्छा सुनो, तुम शादी पे तो नहीं जा रही ना? कुछ याद आने पर बालाज ने उससे इस्तफसार किया। जरूर जाऊंगी। क्यों? कश्यप समझ गई थी कि वो क्यों पूछ रहा है, लेकिन फिर भी उससे सवाल कर रही थी। तुम नहीं जाओगी प्लीज। इतने दिन के लिए गायब रहोगी तो मेरा यहाँ किसी काम में दिल नहीं लगेगा। बालाज का लहजा मलतजी था। लेकिन मैं तो जाऊंगी। कुछ रोज सुकून से गुजरेंगे। अब के कश्यप को शरारत सूझी थी, लेकिन उसका लहजा संजीदा था कि मुकाबिल को शक न हो। अच्छा, सुकून से गुजारनी चाहती हो कुछ दिन? तो ठीक है, थोड़े दिनों की बात है। फिर तुम्हें मेरे पास ही आना है। तंग कर लो अभी जितना करना चाहती हो, क्योंकि बाद में मौका नहीं दूंगा। बालाज ने बैड ग्राउंड से टेक लगाते हुए मुस्कुरा कर कहा, गोया लहजे में शरारत के साथ तंबी भी थी। आप अपनी आखिरी बात से फिर से जल्लाद होने का सबूत दे रहे हैं अब? कश्यप ने कदरे झिझकते हुए कहा। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया है मैंने? मैं तो यही कह रहा था अभी तुम तंग कर लो तुम्हारा टाइम जो है, फिर बाद में मैं कर लूंगा जब मेरा टाइम आएगा। बालाज ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। और मैं आपके पास आऊंगी ही नहीं। कश्यप ने अपनी तरफ से तंग के जवाब दिया था। अच्छा, पहले तो तैयार है ना? सुबह यूनिवर्सिटी मैंने ही ड्रॉप करना है तुम्हें, फिर रूबरू बैठ के ही बात करेंगे। बारात के लहजे में रोब के साथ शोकपन भी था। उसकी बात पर कश्यप की तो सिट्टी गुम हो चुकी थी। वो फौरन से ही ये बात याद आने पर सीधी हो बैठी थी। आपने सबके सामने ऐसी बात क्यों की? वो लोग क्या सोचते होंगे, जबकि आप जानते हैं हमारी फैमिली में रिश्ता तय होने के बाद लड़का और लड़की को भले वो कजन ही क्यों ना हो, मिलने की इजाजत नहीं होती। और आप चले थे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस पेश करने। कश्यप ने फौरन से ही बात बदल डाली थी। वो जो भी सोचें, लेकिन मुझे इजाज़त दे चुके हैं कि अब से मैं ही मिसेस बालाज का ड्राइवर हूँ। और तुम क्यों हर बार ये बात भूल जाती हो कि हमारा सिर्फ रिश्ता ही तय नहीं हुआ, बल्कि हम अब मियाँ बीवी हैं। बालाज के लहजे का शौकपन अभी भी बरकरार था। और आप क्यों भूल जाते हैं कि ये बात हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता? कश्यप ने भी झल्ला कर जवाब दिया था। तो क्या ये काफ़ी नहीं है कि हम दोनों को पता है? बाकियों से हमें क्या लेना देना? मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी और मेरी अलग से एक दुनिया है, जिसमें सिर्फ तुम और मैं हैं। इसमें कोई दूजा एग्जिस्ट नहीं करता। बालाज का गंभीर लहजा और ऐसी बातें अब कश्यप के दिल पर असर करने लगी थीं। मुझे नींद आ रही है, कश्यप ने उसकी सहरंगेज बातों से बचने के लिए कहा। ओके, सो जाओ, अपना ख्याल रखना, सुबह मिलते हैं। शब बखैर स्वीटहार्ट। बालाज ने इस बार उसे मजीद तंग करने का इरादा मुलतवी कर दिया था। वो उसके रंग में ढलने लगा था। जवाबन कश्यप ने कुछ भी ना कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी।
वो पहले पहले उससे नफरत करती थी और उसे लगता था कि इस शख्स को लेकर कभी उसके जज्बों में तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन अब उसे लगता था कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। जैसे जैसे वो शख्स कशफ के लिए खुद को बदल रहा था, वैसे वैसे कशफ भी उसकी ओर खिंचती जा रही थी। अस्फी फ्रूट्स लेकर लौटा तो किचन में फ्रूट बास्केट में फ्रूट्स रखे, प्लेट और नाइफ लिए वो कमरे में आ गया था। उसने मीनू का हाथ थामा और वहीं उसके पहलू में बैठ गया। मीनू के चेहरे पर निगाह करते ही उस शख्स की कही गई बात अस्फी के जहन में फिर से हथौड़े की मानंद बरसी थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, वो मीनू के हाथ पर पेशानी टिकाते हुए कर्ब से बोला था। मीनू ने भी धीरे धीरे आंखें खोली। पहले पहल तो सब कुछ धुंधला सा था, लेकिन फिर सब कुछ वाज़ेह होने लगा था। अस्फी उसके सामने बैठा था, जिसे देखते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू जारी हो गए थे। अस्फी, वो उसे पुकारते ही अगले ही पल हिम्मत मुश्तमा किए उठी थी और उसके सीने से लगकर रोने लगी थी। मीनू का ये रवैया अस्फी के अंदेशे को बढ़ाने लगा था। क्या बात है मीनू? अस्फी ने बमुश्किल सवाल किया था। कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको कितनी कॉल्स की थी लेकिन आपका नंबर बंद था। आपने कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जब जब तुम्हें ज़रूरत होगी मुझे अपने पास पाओगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे आपकी ज़रूरत थी अस्फी। मीनू अभी भी उससे लगी लग रही थी, साथ ही साथ उससे शिकवा भी कर रही थी। हुआ क्या है? अस्फी की परेशानी उसकी बातों से बढ़ने लगी थी। मीनू ने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ मीनू, क्या हुआ है? बताएं मुझे। अस्फी ने उसे खुद से जुदा करते हुए बाजू से थामे हुए इस सफाम या निगाहों से उसे देखा। नहीं बता सकती अस्फी। मीनू बिलक उठी थी। अगले ही लम्हे उसकी निगाह नागहां साइड टेबल पर रखी फ्रूट बास्केट के साथ पड़ी नाइफ पर पड़ी। अस्फी ने भी उसकी निगाहों के ताकुब में देखा। मीनू ने नाइफ उठाया और इससे पहले कि वो कुछ उल्टा सीधा करती, अस्फी फौरन ही समझ गया था जब ही उसने उसके हाथ से नाइफ ले लिया था। पागल हो गई हैं आप? ये क्या करने लगी थी? जब दोस्त का है तो भरोसा भी रखें और कह दें वो सब जो आपको परेशान कर रहा है। अस्फी ने नाइफ पकड़ते ही दूर फेंक दिया और उसे डपटने लगा। आप नहीं सुन पाएंगे अस्फी, और ना ही बर्दाश्त कर पाएंगे। इसे मुझे मर जाने दीजिए। मीनू उठी थी कि फिर से वो नाइफ उठा सके, लेकिन अस्फी ने उसे कलाई से पकड़कर एक झटके में ही वापस वहीं ला बिठाया। मीनू, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या बात है, बताएं मुझे। अस्फी की शिद्दत कर्ब के बाइस आवाज़ बुलंद हो चुकी थी। आप मेरी बात का यकीन करेंगे ना? मीनू ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा था। मुझे आप पर यकीन है, बताएं क्या बात है। अस्फी ने कदर रसान से कहा ताकि उसका एतमाद बहाल कर सके। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम इसकी एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।